ओके। तो आज हम मैथ्स की यूनिट 2 मल्टीवेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर हम इम्प्रॉपर टाइप के इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं और कौन सी फॉर्म्स हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो देखो, एन इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर द इंटरवल ऑफ अ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट और इफ द फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन इज डिसकंटिन्यूअस और अनबाउंडेड। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म है, तो उसमें या तो मेरी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, या फिर अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अगर मेरी लिमिट फाइनाइट है और उसका जो आंसर आ रहा है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं यहाँ जीरो रखता हूँ, इस केस में अगर मैंने यहाँ जीरो रखा, तो उस केस में ये जो फॉर्म होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी या फिर अनबाउंडेड हो जाएगी। तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो दो फॉर्म, या तो मेरी क्या हो, लिमिट अनडिफाइंड हो, ठीक है, जैसे कि अगर इसमें देखो, इसमें अपर लिमिट मेरी इनफाइनाइट है, इसमें लोअर इनफाइनाइट है, इसमें अपर और लोअर दोनों इनफाइनाइट है। तो इस फॉर्म के इंटीग्रेशन हमारे कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। अगर मेरी लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, अगर मेरी लिमिट फाइनाइट है, तो उसके बाद अगर वो इंटीग्रेट करने के बाद वो हमारे किस फॉर्म को ले रहे हैं, अनडिफाइंड फॉर्म को ले रहे हैं, तो वो भी हमारे कौन से इंटीग्रेशन होते हैं, और कौन से इंटीग्रेशन होते हैं हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। तो ये दो फॉर्म हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हैं, या तो हमारी लिमिट अनडिफाइंड हो या फिर हमारा जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आ रहा है वो अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है। तो देखते हैं आगे। डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल हैं उनको भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। कौन से हमारे डेफिनेट थे, देखो ये थे, जीरो से लेकर 2 हमारी डेफिनेट लिमिट थी, बट उस केस में भी ये कैसे थे, हमारे इम्प्रॉपर थे। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, 1/x² को आप इंटीग्रेट भी करोगे तो कितना आएगा, 1/2, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/x² को, x² ऊपर जाएगा, x² को ऊपर लेकर जाओगे आप, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2। ठीक है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा -1/x। ठीक है, -1/x में जब आप लिमिट रखोगे कहाँ से, 0 से लेकर के 2, तो आप देखोगे जब आप 0 रखोगे तो 1/0 की वैल्यू कितनी बनती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो उस केस में ये कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो हमारे कैसे हो सकते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लिमिट किस फॉर्म में दी हुई है। ठीक है। तो दो तरीके के बेसिकली हमने यहाँ पर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़े। पहला, जिनकी लिमिट हमारी कैसी थी, इनफाइनाइट थी, वो तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारे कौन कैसे होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है। दूसरे हमारे कौन से हैं, दूसरे हमारे हैं कि जिनकी डेफिनेट लिमिट तो है, बट जब अगर हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको सोल्यूशन मिल रहा है वो अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट मिल रहा है, तो वो कौन से इंटीग्रल हो गए हमारे, वो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गए। ठीक है। अब देखो, इसमें भी दो तीन तरीके के केस दिखाए हैं। अब देखो, पहले वाले केस में क्या है, लोअर लिमिट की वजह से ये फंक्शन कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अब इस वाले केस में देखो, -1 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं हमको 2 देखने को मिलेगा। जब 2 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, 1/x² में 2 की वैल्यू रखी जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 मेरा कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसी वजह से कहा गया है इट इज अनबाउंडेड एट x=2। तो एट x=2 पे, यानी कि जब हम देखो, -1 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 2 लाई करता है, उस 2 को जब इसके अंदर रखा जाएगा तो हमारी कैसे बनेगा, वो अनबाउंडेड फॉर्म बन जाएगी। तो इसी वजह से हम इसे कह देंगे कि ये हमारा कैसा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब देखो, ये तो था मेरा रेंज के बीच में। ठीक है, इन सभी को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो फॉर्म है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर आती है। सी वाले को देखते हैं। सी वाले में क्या है, -2 से 4 के बीच में। अब देखो, पहले थी सबसे लोअर लिमिट जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो रहा था। दूसरे केस में थी कोई बीच में लिमिट थी, -1 और 4 के बीच में 2, जिसकी वजह से हमारा ये अनडिफाइंड हो रहा था। तीसरा हमारा क्या है, -2, और देखो अपर लिमिट क्या है, 4। अब इस 4 को मैं डायरेक्टली यहाँ रखूंगा तो देखोगे 4 - 4 0। तो ये अपर लिमिट की वजह से कैसा हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है एट x=4। ठीक है। तो ये हमारी 3 फॉर्म थी। ये किसके अंदर थी, ये डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर थी, जिसमें हमारी जो लिमिट थी वो तो फाइनाइट थी, बट उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही थी।
तो वो मेरे इंटीग्रल कैसे हो रहे थे, अनबाउंडेड हो रहे थे। ठीक है, तो पहला केस क्या था, इनफाइनाइट लिमिट वाला, दूसरा फाइनाइट लिमिट वाला। बस उसकी वजह से हो क्या रहा था, जब उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्म ले रहा था। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो तीन तरीके के हमारे होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से हमारे टाइप फर्स्ट काइंड के होते हैं, कौन से टाइप सेकंड के होते हैं, टाइप थर्ड के होते हैं। तो जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें उसके अंदर मेंशन करना होगा कि हमारा जो वो है क्वेश्चन वो टाइप फर्स्ट का है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आगे सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वही है जो कि हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट काइंड का। तो वो यहाँ पे ये है कि हमारी जो अपर लिमिट है वो इनफाइनाइट हो, या लोअर लिमिट है वो इनफाइनाइट हो, या दोनों लिमिट मेरी कैसी हो, इनफाइनाइट हो। तो वो मेरा क्या है, टाइप फर्स्ट है। देखो ये रहा, इफ द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, ठीक है, देन द इंटीग्रल इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो ये वाले नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं अपना मेल बॉक्स। ठीक है, तो इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट देन द इंटीग्रल इज नोन एज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यानी कि अगर मान लो कि मेरी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, तो देखो इसमें देखो पहला टाइप दे रखा है, इसी के अंदर टाइप फर्स्ट का पहला पार्ट कि मेरी अपर लिमिट कैसी है, इसमें इनफाइनाइट है, यानी कि एक लिमिट मेरी कैसी आ गई इसमें, इनफाइनाइट। तो मैं कह सकता हूँ ये टाइप फर्स्ट का क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जिसमें मेरी एक लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, लिमिट इनफाइनाइट है। तो देखो जब इसको मेरे को इनफाइनाइट से फाइनाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा मेरे को, मैं जो ये जो लिमिट इनफाइनाइट है उसकी जगह क्या रख दूंगा, बी। और मैंने कह दिया कि बी कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, बी मेरा इन्फिनिटी को, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी था, मैंने इन्फिनिटी हटा के बी रख दिया और बी की वैल्यू बी में लगा दी, लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है बी। तो ये मेरी अब लिमिट, अब मेरी जो ये लिमिट है वो फाइनाइट हो चुकी है ए से लेके बी। ठीक है, तो अब ये मेरा कैसा हो गया, प्रॉपर। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, टाइप दूसरे तरीके का देख लेते हैं इसी टाइप फर्स्ट के अंदर, जब मेरी लोअर लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट इनफाइनाइट है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मैं इसकी जगह पर a रख दूंगा, इन्फिनिटी की जगह पर a रख दूंगा, लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी से b, अपर लिमिट मेरी b थी उसको एज इट इज रखेंगे fx dx। आसान है। ठीक है, तो अब माइनस a से b के बीच में हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कैसा कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल था क्योंकि इनफाइनाइट फॉर्म बन रही थी, फिर हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। उसमें देखो क्या है, तीसरे तरीके वाले में हमने ऊपर भी देखा था कि दोनों लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि दोनों ही लिमिट हमारी कैसी है, इनफाइनाइट है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो देखो एक, अब इन ये दोनों सेम है तो एक तरीके से क्या करूंगा, मैं दोनों की जगह एक सिंगल वेरिएबल टी ले लिया मैंने। टी मैंने टू इनफाइनाइट, लोअर लिमिट टी रखी, अपर लिमिट टी रखी। लोअर लिमिट माइनस टी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, तो माइनस टी से प्लस टी, और टी को बोल दिया इन्फिनिटी क्योंकि दोनों ही लिमिट कैसी कर रही थी, टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक कॉमन वेरिएबल टी ले लिया। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सिंपल है। अब इन तीनों तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देखेंगे कि जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उस रिजल्ट के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि हमारा जो, एक सेकेंड, हमारा जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो तीन तरीके के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मानो कि मैंने जब इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और मेरे को इफ द वैल्यू ऑफ द अबव फॉर्म इज फाइनाइट, अब मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद मेरे को फाइनाइट नंबर में मिल रही है। फाइनाइट नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे π/2 मिला या फिर a मिला, b मिला, ऐसा कुछ कोई भी नंबर मिल रहा है मेरे को, तो वो फाइनाइट नंबर है। अगर फाइनाइट नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे क्या है, वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट, GENT, याद रखना, कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंस में फर्क होता है। वो पूछेगा टेस्ट कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस चेक करनी है तो कन्वर्जेंस के अंदर क्या आ जाएगा, क्या वो कन्वर्जेंट है, क्या वो डाइवर्जेंट है, क्या ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो हमको चेक क्या करनी होगी, कन्वर्जेंस चेक करनी होगी। ठीक है, जिसमें हमारा फंक्शन अगर फाइनाइट है तो हमारा क्या आ जाता है, वो कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर इफ द वैल्यू ऑफ द अबव इज इनफाइनाइट, तो अगर ऊपर वाले की वैल्यू, मान लो इस ऊपर वाला मतलब इसकी अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, मतलब पूरा सॉल्यूशन करा
और मेरे को क्या मिला रिजल्ट में, इनफाइनाइट मिल गया। ठीक है, इनफाइनाइट मिलने के बाद क्या हो जाएगा, मैं कह दूंगा कि वो फंक्शन मेरा कैसा है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट कब होगा, जब मेरे को फाइनाइट मिलेगी, और अगर मेरे को इनफाइनाइट आंसर मिल जाता है तो उस केस में वो कैसा हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एल्स द वैल्यू ऑफ द अवर फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन क्या होती है, 0/0 मिल गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल गया, a की पावर इनफाइनाइट b की पावर इनफाइनाइट मिल गया, या फिर ऐसा मिल गया कुछ साइन इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि साइन इनफाइनाइट की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये भी मेरी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट कंडीशन है। तो डज नॉट एग्जिस्ट कंडीशन के केस में वो फंक्शन, वो जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी। ठीक है, तो तीनों फॉर्म आ गई हमारी कन्वर्जेंस के अंदर। ठीक है, पहला कन्वर्जेंट होगा जब फाइनाइट लिमिट होगी, जब इनफाइनाइट जब फाइनाइट आंसर आएगा, फाइनाइट जब आंसर आएगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर मेरा डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है टेस्ट द कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है 0 से लेके इन्फिनिटी। देखो जीरो अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसका है, फर्स्ट काइंड का, तो लिखना पड़ेगा द इंटीग्रेशन इज द, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, तो अब देखो इस पावर को चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, b रख दूंगा। ठीक है, उस b की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखो 0 से b में मेरे पास प्रॉपर लिमिट आ चुकी है, तो अब उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन है। अब लिमिट इसके अंदर रखेंगे 0 से लेके b, पहले रखेंगे b फिर रखेंगे 0। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan b, अब b की वैल्यू जब, अब देखो tan b मेरे पास बचा, tan इनवर्स b बचा, तो जो tan इनवर्स b है, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे b की वैल्यू इनफाइनाइट, तो हमें पता है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, π/2। या फिर ऐसे याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया होता है इसको, कि tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है इनफाइनाइट होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए हमने tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। ठीक है, अब हमें पता है कि tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो हम कह सकते हैं जब tan को इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, π/2। तो हमने यहाँ पे आंसर कितना आ गया, π/2। अब देखो जो π/2 आंसर है वो कैसा है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, बस यही चेक करना था। अब दूसरे वाले में चेक करेंगे, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास देखो अब लोअर लिमिट भी इनफाइनाइट है, अपर लिमिट भी इनफाइनाइट है, तो दोनों को एक सिंगल वेरिएबल t से रिप्लेस करेंगे, t टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, लोअर लिमिट -t से अपर +t। ठीक है, dx है, हमें पता है कि 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक बार देखो क्या करना है, तुम्हें 12th क्लास की बुक उठानी है, उसके अंदर सारे फॉर्मूले ऑलरेडी गिवन है, उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होता था हमारा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता था हमारा x ही होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसमें लिमिट रखनी है, जब आप इसमें रखोगे t तो ये हो जाएगा 1/a, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देखो बाहर ले लिया, 1/a बाहर ले लिया, तो इसमें t रखेंगे तो tan इनवर्स t। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ रखी है, जाओ, tan इनवर्स t/a आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, माइनस है, अब देखो क्या होता है, वैसे तो यहाँ माइनस आता है, लेकिन देखो t के पास ऑलरेडी माइनस था, तो इसमें क्या होता है, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए tan इनवर्स t/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक tan इनवर्स t/a। ठीक है, 2 tan इनवर्स t/a आ गया। अब क्या है देखो, जब आप इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे, तो ये पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट अपॉन a क्या होता है, इनफाइनाइट। हमें पता है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू फिर से कितनी होती है, π/2। ठीक है, तो π/2, 2/a बाहर ऑलरेडी चल ही रहा था, क्योंकि tan इनवर्स 2/a आंसर आया था, तो 2 बाहर हमने ले लिया था, तो 2 बचा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, π/a। π/a भी हमारा जो आंसर है वो कैसा है, फाइनाइट है। जब π/a हमारा आंसर फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट आंसर के लिए हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ, अब देखो cos dx, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो अपर लिमिट इसकी कैसी है, इनफाइनाइट, तो अपर लिमिट की जगह हम क्या रख देंगे, इसे b रख देंगे। ठीक है, तो लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी b,
हमें पता है कि गिवन इंटीग्रल हमारा कैसा है, फर्स्ट काइंड का, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद देखो 0 से लेके b हम cos dx इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा क्या हो चुका है, फाइनाइट हो चुका है। तो cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है, याद रखना। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x होता है। अब देखो sin x आ चुका है हमारा, ठीक है, यहाँ से ये dx नहीं है। अब ये sin x की लिमिट 0 से लेके b है। देखो sin 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ गया, और sin b की हमारे क्या हो गया, sin b हो गया। तो लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी साइड b। अब जब साइन इसमें लिमिट पुट करोगे b की वैल्यू को इनफाइनाइट रखोगे, तो मेरे पास साइन इनफाइनाइट बनेगा। और साइन इनफाइनाइट हमारी कौन सी फॉर्म होती थी, डज नॉट एग्जिस्ट वाली। तो जब डज नॉट एग्जिस्ट हमारा आ चुका है, तो डज नॉट एग्जिस्ट हमारा कौन सा था, डज नॉट एग्जिस्ट में हम बता रहे थे कि हमारा क्या है, ये ऑसिलेटरी है। तो इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे करते हैं टाइप सेकंड। तो देखो टाइप फर्स्ट के हमारे यहाँ पे हो गए कि टाइप फर्स्ट में हमने 3 न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए कि हमारे जो है अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो कैसे होगा, या फिर हमारी दोनों लिमिट इनफाइनाइट हैं तो कैसे होगा, या फिर अगर हमारी देखो लिमिट यहाँ अपर इनफाइनाइट थी बट आंसर कैसा आ रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में भी मेरा कैसा बन रहा था, वो ऑसिलेटरी बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड काइंड की। फर्स्ट काइंड के हो गए कि अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, या दोनों लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये मेरा क्या होता है, टाइप फर्स्ट। अगर टाइप सेकंड की बात करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या होगा, इफ द इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट एट अ सम पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, देन द इंटीग्रेशन इज सेड टू बी अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। मतलब क्या है कि देखो इंटीग्रेशन किसी एक रेंज में, जैसे मान लो मेरा a से b है, मेरी लिमिट कहाँ से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन a से लेके b के बीच में मेरी लिमिट डिफाइंड है। ठीक है, अगर मान लो हो सकता है कि मेरा a पर जब मैं फंक्शन को इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मान लो एफ एक्स डी एक्स मेरा क्या है, ये इंटीग्रेशन है, और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, और एंड में आके मैंने क्या किया, देखो जब सॉल्यूशन हुआ इसका, देखो लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन जब हमने डिस्कस किया था तो याद करो कि जब हम 2 रख रहे थे या 4 रख रहे थे तो वो कैसा हो रहा था, इम्प्रॉपर हो रहा था। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें मैंने ए रखा, तो वो कैसा बन रहा है, अनडिफाइंड बन रही है फॉर्म, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे कि अगर इसको डिस्कस कर लेते हैं टाइप फर्स्ट, इसमें देखो पहले काइंड को, इफ द एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन the point x equals to a is a point of a singular for fx a to b fx is defined as। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये, देखो क्या है, सबसे ऊपर चलते हैं इस बात को समझने के लिए। पहले काइंड में हमने ये देखा था कि रेंज हमारी, जो हमारी रेंज है वो इनफाइनाइट दे रखी है, लेकिन दूसरे केस में मेरी रेंज कैसी दे रखी थी, फाइनाइट दे रखी थी, बट उसके बाद भी क्या हो रहा था, जब मैं इसमें 0 रख रहा था तो ये अनडिफाइंड हो रहा था। तो यानी कि दूसरा काइंड यही है बस, कि मेरी जो रेंज है उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसे मैं रख रहा हूँ, तो उसके बाद मेरा फंक्शन कैसा हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। तो उस केस में मैं कह रहा था उसे, वो क्या होगा, मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 भी बिल्कुल सेम वही बात कह रहा है कि अगर मेरा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है एट अ सम पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी कि a से b रेंज के बीच में किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो a हो चाहे b हो, चाहे इन दोनों के बीच में कोई भी c पॉइंट हो, उस पर क्या हो रहा है, वो अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो वो कैसा इंटीग्रेशन होगा, मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ओके, तो अब इसमें टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर मान लो मेरी लोअर लिमिट रखने पे वो कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो वही बात कही है। देखो पहला वाला पार्ट देखेंगे इसका, इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर x इक्वल्स टू ए, यानी कि मैंने अगर a को इस फंक्शन के अंदर अगर मैं रखूंगा और मेरा ये कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा इंटीग्रेशन क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, x इक्वल्स टू ए प्रॉपर इंटीग्रल हो रहा है। अब मेरे को इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, जैसे हम पहले टाइप फर्स्ट में कर रहे थे। तो क्या करना होगा, मेरे को एक स्मॉल डेल लूंगा। ठीक है, उस डेल को लोअर लिमिट में ऐड कर दूंगा, और मैंने कहा कि डेल टेंड्स टू 0, यानी कि a से थोड़ा सा आगे, a पर हम चेक नहीं करेंगे, a से थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, तो a प्लस डेल। तो यहाँ पे लिमिट, ये जो डेल है वो टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, टेंड्स टू 0, यानी कुछ वैल्यू होगी इसकी डेल की a से थोड़ा सा आगे। हम a पर चेक नहीं कर रहे क्योंकि a पर वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो अब देखो लोअर लिमिट में क्या करते हैं, हम कुछ ऐड करते हैं। अगर लोअर लिमिट पे अगर फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, इंटीग्रेशन मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, तो उस केस में लोअर लिमिट में a प्लस डेल कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो दूसरा पार्ट देखते हैं
कि इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू बी, यानी कि अगर अपर लिमिट पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है बी पर, यानी कि बी क्या है, अपर लिमिट, और अब मेरे को इसको क्या करना है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो मैं अपर लिमिट में से कुछ माइनस करूंगा, कुछ ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो अपर लिमिट तो वो ऑलरेडी है ही, तो अपर लिमिट से और ऊपर कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए हम उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, उसमें से कुछ माइनस करेंगे और बोलेंगे डेल टेंस टू जीरो, बी माइनस के डेल। ठीक है, डेल हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि एग्जैक्टली बी पर हमारा क्या है, वो अनडिफाइंड है, तो डिफाइंड बनाने के लिए हमने कुछ डेल ले लिया, डेल को अपर लिमिट में से माइनस किया और हमने कहा कि डेल अप्रोक्सीमेटली जीरो है, यानी कि बहुत क्लोज टू बी हम इसको चेक कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है।